दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और वो 5 ऑप्शन के आधार पर किस तरीके से प्रश्न को पूछता है वो पूरा हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अभी हाल ही में बीपीएससी 2022 में से पूछा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कह रहे देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला जो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, उसी से क्या होता है, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कह रहे कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो आप सभी जानते हैं पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, देखिए पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ जो प्रश्न कह रहे कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो इस पॉइंट को आप देखिएगा, आपको मैंने बताया था इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। वो फॉर्मूला क्या है, F बराबर क्या होता है, F बराबर, ठीक है, 9/5C प्लस में 32, इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछे फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 9/5 और सेल्सियस कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, यहाँ पे 32। अब यहाँ पे देखिए काट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, 5 एकम 5 यानी कि 10 और 10 निम 90, 90 प्लस में यहाँ पे 32 कर देंगे तो 9 और 3 12 यानी कि 122 डिग्री हो जाएगा, किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ऑप्शन को जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ से और भी कई प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। क्या यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो हो जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में कई बार इस प्रश्न को बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि हाल ही बीपीएससी ने पूछा है 2022 में। क्या पूछा है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जल स्तर नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप कोई एक बीकर ले लीजिए, बीकर यानी कि एक कटोरी या कुछ ले लीजिए। ये मान लीजिए आपने एक कटोरी ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए इतना तक क्या है, पानी है, इतना तक है पानी है। अब इसमें क्या करें, आप बर्फ डाल दें, कोई भी एक बर्फ का सिल्ली या बर्फ का क्यूब डालेंगे तो क्या होगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा या पानी का स्तर घट जाएगा, क्या होगा वही आपको बताना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, बर्फ डालेंगे तो क्या होगा कि कुछ बर्फ का भाग है नीचे की तरफ होगा, कुछ ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ होगा तो पानी की भार होगा ऊपर हो जाएगा और जब ये पिघल जाएगा तो क्या होगा कि दोबारा यानी कि पुनः उतना ही हो जाएगा। तो यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना बर्फ मतलब पानी है कटोरी में उतना ही पानी रहेगा। चाहे इस एक्सपेरिमेंट को आप करके देख लीजिएगा, पेपर में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, कई जगह इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा कोई भी स्टेट पे से होता है वहाँ पे भी बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ से देख लीजिए कुछ प्रश्न है, पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार से जल का स्तर नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। आप सभी जानते हैं कि जब भी वर्षा होती है तो उसका जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कहते हैं वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहती है और यह एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो ये भी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, सबसे ज्यादा सण्यता होती है वो किसमें होगा, तो शहद में होगा। किसमें, शहद में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस किस में कितना होता है। देखिए जल में कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान पर और शून्यता कितना होगा, 1.0 होता है। लेकिन रक्त यानी कि ब्लड जो होता है, ब्लड में कितना होता है, तो ब्लड में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे शरीर में जानते ही हैं। और इसके जो शून्यता होता है यानी 2.7 यानी 2.7 या 2.7। शहद में पूछे तो वो 20 होता है और अगर ये शून्यता पूछे तो करीब करीब 200 होता है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, शहद में होता है। वायु में पूछे तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पर 0.017 होता है। ठीक है, इस पॉइंट के, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो यह जो शून्यता होगा वो 0.019 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है। तो आप सभी जानते हैं चंद्रमा के कारण, चंद्रमा से ऊंची जल तरंगें आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी लाया जाता है, यानी जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अधिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा।
कह रहे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। जो आप खाना जिस कुकर में आप खाना पकाते हैं यानी कि उसे प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों बन जाता है, इसी का रीजन आपसे पूछा है। तो देखिए रीजन क्या होता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यानी क्या होता है, उच्च अगर दाब होगा यानी कि हाई प्रेशर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि पानी का तापमान यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो उबलने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है जल्दी खाना पक जाता है। यहाँ से देखिए देख सकते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी उबलने का तापमान लगभग 120 सेंटीग्रेड हो जाता है। समझ रहे हैं, यानी कि अगर आप खुले बर्तन में करेंगे तो 100 डिग्री पे पानी उबलेगा, लेकिन जो प्रेशर कुकर होता है उसमें 120 डिग्री टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के ठीक है अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है और इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण हो रहा है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 गुना 10⁻⁻8 भाग की ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे? सूर्य से। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे यहाँ से पूछा सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आप सभी जानते हैं 8 यानी कि कितना 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो आप सभी जानते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न करें विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाल ही में इस प्रश्न को पूछा है, इसको आप याद रखेगा। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लाइट की भी स्पीड होती है वही 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों आप ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहे तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम यानी आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर यानी कि 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेगा। यानी कि जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। किसमें? निर्वात में। ठीक है, और इतना ही स्पीड होती है किसकी? इतना ही स्पीड होती है चुंबकीय तरंग की। तो आप दोनों याद रखिएगा, प्रकाश के चाल के बराबर, यानी प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड और चुंबकीय तरंग की भी इतना ही होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी, तो आप सभी जानते हैं वो कांच में, ठीक है, न्यूनतम होती है। अभी हाल ही में पीपीएससी ने इसको पूछा है। और देख लेते हैं कि किस किस में कितना कितना होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, जब जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल और तथा वायु से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में कैसा होगा? न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं लगभग 8.5 है। लेकिन ये तो ये बहुत पहले पूछा है, बीपीएससी भी हाल फिलहाल में एकदम करेक्ट आंसर खोजता है। तो आप याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड या कहीं कहीं आपको 19 सेकंड, कहीं 20 सेकंड भी दिया होगा, तो इसमें से आपको आंसर लगाना है। चलिए अगला यहाँ देख लेते हैं क्या है। कह सूर्य के प्रकाश धरती सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग 8.31 मिनट यानी कि लगभग 499 सेकंड। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। अतः इस प्रश्न के यहाँ पे सी यहाँ पे होगा औसतन दूरी लगभग कितना है, मतलब सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है, तो 150 गुना 10⁻7 किलोमीटर है। कहाँ? पृथ्वी। और प्रकाश की चाल कितनी है, यानी कि जो प्रकाश की चाल है वो है 3 गुना 10⁸8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है, वैसे यहाँ पे तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अच्छा आप यहाँ कहोगे सर कि यहाँ तो लिखा है 8 मिनट 30 सेकंड, बट आपने तो यहाँ पे बताया 8 मिनट 16, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ये 8.16 या 19 से 20, नहीं 8.16 या 19 से 20 हो, जो उसी में आपको आंसर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर अभी बीपीएससी ने अभी सेम क्वेश्चन पूछा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप सभी जानते हैं 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 20 सेकंड या 19 सेकंड, जहाँ पे रहेगा वही आपको आंसर लगाना है। इसमें कहीं आपको आंसर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई होगा। अब कोई कहेगा सर नहीं है तो 8 तो है ही, 8 लगा देते हैं, तो 8 गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सैक्ट क्या होता है 8.16 या 19-20 सेकंड, ठीक है। 8.16 सेकंड या 8.19 सेकंड या 8.20 सेकंड, इनमें से कोई हो तो आप आंसर लगा दीजिए। एक्जैक्ट जो एनसीईआरटी है 8.19 है, कहीं कहीं 16 भी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि नासा के, और देखिए यहाँ पे एक नासा है, ठीक है, नासा जो अमेरिका की भी स्पेस एजेंसी है, वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 499 सेकंड लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में सी माना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो लेकिन यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वही होगा कितना 8 मिनट 19 सेकंड, ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप सभी जानते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध है। बुध के बाद कौन है, शुक्र है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से अगला प्रश्न और क्या बन सकता है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो आप सभी जानते हैं बेसिक जो है कंप्यूटर की भाषा है, सी भी कंप्यूटर की भाषा होता है, फोर्ट्रॉन भी कंप्यूटर की भाषा होता है, सी प्लस प्लस यानी कि ये सी प्लस प्लस हो तो ये भी कंप्यूटर की भाषा हो, अगर कहीं जावा लिखा है तो वो भी कंप्यूटर की भाषा हो, लेकिन जो फास्ट होता है वो कभी कंप्यूटर की भाषा नहीं होता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा जो बल्ब आपके घर में जल रहे होते हैं उसमें जो रोशनी जिससे कि प्रकाश प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट क्या चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, इसलिए वो जल्दी गलता नहीं है, इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए साधारण जो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनमें से बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीजन दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग क्या करते हैं, फ्रेम या टोस्टर आदि समान विद्युत तपान युक्त में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयुक्त होने वाले तारों का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो तार का उपयोग होता है वो किसी की या तो एल्युमिनियम का करेगा या तो फिर वो तांबा का किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी किसी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है, तो वो कोई और नहीं, वो है ठीक है, जर्मेनियम होता है। क्या, जर्मेनियम होता है, जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये तांबा जो है आप सभी जानते हैं ये तो सेमीकंडक्टर नहीं है बल्कि ये कंडक्टर होता है, विद्युत का बहुत अच्छा यानी कि गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या है, विद्युत का सुचालक होता है यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चांदी भी गुड कंडक्टर होता है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ग्रेफाइट, याद रखिएगा पेपर में कई बार पूछा जाता है एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, बाकी गुड कंडक्टर पूछे तो आप बता दीजिएगा कॉपर या फिर तांबा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ पे गलत पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो ये क्या है कि गलत है। बाकी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नग्न होता है, बिल्कुल ये बात सही है। ये भी परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु प्रोटॉनों की संख्या होती है, बिल्कुल ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए, बिल्कुल ये समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत पूछा था, हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई बार आपसे पूछा जाता है ये कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, तो एक आप याद रखिएगा यहाँ पे पेन, PEN पेन, और GTC पेन, GTC यानी कि प्रोटॉन का खोज किया है किसने, गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन का खोज किया है किसने, थॉमस ने, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज किया किसने, चैडविक ने। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्या रखेगा, पेन GTC पेन से यानी कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न है कि यहाँ पे क्या है कि परमाणु में प्रोटॉनों यानी कि धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है अगर सेम होगा, किसमें, धन आवेशित ऋण अगर समान होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि परमाणु विद्युत के रूप में कैसे होगा, उदासीन होगा, या फिर ये कह सकते हैं क्या, न्यूट्रल होगा। परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे और आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो आप सभी जानते हैं वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, बाकी जो आपकी ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा ये खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो आप सभी जानते हैं जो परमाणु बम होता है जिसे आप एटम बम कहते हैं, और ये बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, क्योंकि अभी वर्तमान में सबसे शक्तिशाली जो बम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बम है। और हाइड्रोजन बम का अभी तक किसी भी देशों ने या किसी भी देश ने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जो ये एटम बम है ये अमेरिका ने प्रयोग कर चुका है। कब, ये तो 6 अगस्त को, कब क्या है, 6 अगस्त 1945 को, और ये 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 9 अगस्त 1945 ये दोनों ही बम अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर, दोनों ही कहाँ पे, जापान के ऊपर। कब, किसने गिराया था, अमेरिका ने। कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपके हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या है, तो उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिराया था उस बम का नाम था फैटमैन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस आधारित पे काम करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अभी हमने देखा वो होगा नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है।
ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी यहाँ से भला हो जाए और उसका भी पेपर में अच्छा वो कर पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहां देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय संयोजन यानी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर आधारित है, जिसमें कि छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, यानी कि छोटे छोटे नाभिक इसको जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक को बना लेते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। और इसीलिए ये कह सकते हैं जो हाइड्रोजन बम होता है ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग बम होता है, बहुत पावरफुल बम होता है, यानी कि एटम बम यानी कि जो परमाणु बम है, परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली बम होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। कह रहे कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, वो होता है रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। लेकिन जो है हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सभी के सभी किस में पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है, वायु में पाया जाते हैं, लेकिन जो रेडॉन गैस होता है वो नहीं पाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए जो रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाया जाती है, अन्य अभिक्रिया गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो आप सभी जानते हैं वो वाट पर है। अगर आप यूनिट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो जितना वाट का बल्ब है उससे प्लस में टाइम को आप गुना कर देते हैं और 1000 से भाग कर देते हैं। मान लीजिए कि 100 वाट का एक बल्ब है और आप 10 घंटे इसको जला रहे हैं, तो कितना यूनिट खत्म करेगा? तो आप यहाँ पे इससे गुना कर देंगे तो 1000 और यहाँ से 1000 भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा और कौन सा? केवल 1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो आप सभी जानते हैं इनमें से जो पूछा दिया है ना, वो पूछा कि भारी धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगा हमारा यूरेनियम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा है क्या कि इनसैट यूनिट 2A कब छोड़ा गया था? तो वो छोड़ा गया था कब? 10 जुलाई 1992 ईस्वी में इनसैट 2A छोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।